हेलो बच्चों, आज हम आपको अपनी नई वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है लाइट, जो हम क्लास 10th के लिए रिलीज कर रहे हैं। तो लाइट के बारे में समझेंगे, लाइट क्या होता है। सबसे पहले लाइट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बताना काफी आसान है। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सब किसकी हेल्प से, किसकी मदद से? लाइट की मदद से, लाइट की हेल्प से। अब लाइट लोग समझ तो जाते हैं, सुन तो लेते हैं, क्लियरली उसके प्रॉपर्टीज को समझना, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लाइट होता क्या है, लाइट ट्रेवल कैसे करता है, लाइट जो है वो उसकी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में क्या उसकी खासियत होती है, कैसे वो काम करती है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक ऐसा टर्म कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक फॉर्म, बेसिक जवाब, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है, लेकिन वो पर्टिकुलरली एक अलग टर्म से भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये टर्म आप लोगों ने नया नया भी सुना नहीं होगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब आप तो पढ़ते आ रहे सर, पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, लेकिन वेव की एक खास तरीके का वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मदद से बनी हो, वह है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके दो प्रोसेस हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ते हैं। वो दो प्रोसेस क्या होते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। पहला प्रोसेस है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नजर आ रहा हूं ना, तो उसकी वजह है लाइट मुझसे टकराई और टकरा के वापस चली गई आपकी आंखों तक या अलग अलग जगह तक, इसलिए वो चीजें दिख रही। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी सरफेस से जब लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई, द प्रोसेस इज रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या लिखा है? when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, यानी किसी सरफेस से टकराती है तो उस सरफेस से टकरा के वापस चली आती है, ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई नहीं आई? ये भी नजर आ रहा है आपको? रिफ्लेक्शन की वजह से जितनी भी कलर आपको दिखते हैं, अब ब्लू कलर दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है, ब्लू क्यों दिख रहा है पता है? आप लोगों को पता होगा कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो ब्लू जब दिखता है तो लाइट जब उस पर पड़ी तो उसने ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट किया, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। अलग अलग कलर के दिखने का भी यही रीजन, रिफ्लेक्शन होता है वहां पर भी, और अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है। रेड में मतलब सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? बच्चों अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन काम करता है। तो अब अगर कोई सरफेस है, उस पर अगर लाइट पड़ेगी तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कुछ रूल्स। सबसे पहला रूल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब जो लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आने वाली लाइट। आने वाली लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट कहलाती है इंसिडेंट रे, और उससे बनने वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल किससे बनता है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब वो चीज जो सरफेस पे 90 डिग्री बनाती हो। अगर मैं एक सरफेस ले रहा हूं, उस पे जो लाइट आती है वो इंसिडेंट रे, और उस पे एक एंगल मैं क्रिएट करता हूं, वो होता है 90 डिग्री का, उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में वापस चली गई, तो अब फिर से जो नॉर्मल उस रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लॉज कहते हैं कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस एंगल से लाइट आएगी
उसी एंगल से जाएगी। अगर वो 30 डिग्री के एंगल से आ रही है, मान लीजिए ये आने वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री ही बनेगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 ही बनेगा। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर लाइट आपकी इस तरह से आ रही है तो क्या एंगल बन रहा है आप बताइए? ये एंगल होगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल भी सेम है 90 डिग्री और एंगल भी वही, आने वाली लाइट का भी एंगल वही है, दोनों सेम है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यहां पर? 0 डिग्री। तो लाइट फिर कैसे जाएगी? वापस उसी लाइन पे जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो 0। यानी किसी भी केस में एंगल आई एंगल आर के बराबर ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत क्लियर सी बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल बन रहा है, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाए करेगा। एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाए करेंगे। क्लियर है बात? उसके बाद ये तो तीसरा लॉ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज जो इमेज की बनेगी प्लेन मिरर में। आप आईना देखते हैं ना, तो कैसा फील आता है? अच्छे दिखते हैं, मान लेते हैं अच्छे दिखते हैं। तो मिरर में इमेज कैसी बनेगी? आप जब आईना देख रहे हैं तो आप उसके सामने कुछ इस तरह से खड़े हैं, समथिंग लाइक दैट। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेकिन आईना में क्या लगेगा? ये राइट ये लेफ्ट, यानी जो इमेज है उसकी उल्टी इमेज दिख रही है, अपोजिट। यानी उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, ऐसी है तो ऐसे ही बनेगी, लेकिन कुछ इमेज उल्टी ऐसे बन जाती है, वो रियल और इन्वर्टेड कहलाती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। ये वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी, जिस जैसा है वैसा ही दिख रहा है। तो वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। और जिस साइड ऑब्जेक्ट है, ऑफ द सेम साइड, जैसा साइज ऑब्जेक्ट का है वैसा ही साइड इमेज का भी होगा। यानी अगर मैं 5 मीटर का दिख रहा हूं तो 5 मीटर का इमेज भी बनेगा मेरा। और डिस्टेंस भी सेम रहेगा। अगर मैं यहां से 5 मीटर की दूरी पे हूं तो ये पीछे जो इमेज मेरा बनेगा वो भी 5 मीटर का ही बनेगा। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड वही होता है राइट और लेफ्ट। ये कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आप मिरर से 5 मीटर दूर हैं तो आपका इमेज भी मिरर से 5 मीटर दूर है। यानी आप अपने इमेज से कितना दूर है? 10 मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप प्लेन मिरर से 50 मीटर की दूरी पे हैं तो आपका इमेज आपसे कितनी दूरी पे है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम यू? तो कितना होगा? 50 मीटर 50 मीटर, यानी कि 100 मीटर। अगर आप 50 मीटर की दूरी पे हैं तो आपका इमेज भी 50 मीटर की दूरी पे ही बन रहा है, सीधी सी बात है। आई बात समझ में? उसके बाद आता है दो अलग टाइप के मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एक बड़ा सा स्फेरिकल मिरर ले लीजिए, एक बड़ा सा स्फेरिकल मिरर ले लीजिए, उससे एक छोटा सा टुकड़ा, इतना ये टुकड़ा आप काट लीजिए। अब इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस कर रहा हूं, इधर को मैं पॉलिश कर देता हूं, तो ये हमारा शेप कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में? ये शेप आपका कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि ये कुछ इस तरह से है कि इसका पॉलिश वाला पोर्शन पीछे है और ये ऐसा पोर्शन आगे। सेम चीज अगर मिरर को मैं इस हिस्से से काटूं और इसके पीछे वाले पार्ट को पॉलिश कर दूं तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है? अब देखिए, एक स्फीयर था तो स्फीयर का अपना एक रेडियस होगा, तो वही रेडियस इस कर्व का भी होगा, तो हम इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी क्योंकि अब ये कर्व बन गया है तो इस कर्व का रेडियस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि स्फीयर के रेडियस के बराबर ही होगा, अलग नहीं होने वाला। क्लियर हो गई बात?
अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर लाई करेगा, कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपोजिट साइड में तो अपोजिट बनेगा, सेम साइड में तो सेम बनेगा, इधर वाले साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसमें और भी चीज आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लिया, ये पॉइंट आपका कहलाता है पोल, जहां पर ये लाइन आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन रेडियस सेंटर से जाती है स्ट्रेट में वो लाइन कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस और जो मिरर का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो कहलाता है पोल। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें आती हैं, फोकस। फोकस देखिए क्या होता है, अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो लाइट है वो पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे कटती है, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइन पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट पे कटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं और उससे पोल तक के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस कौन सा पॉइंट हुआ, पैरेक्सियल रेज यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। आई बात समझ में? यही चीज आप कॉन्वेक्स मिरर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये उल्टे साइड होगा। देखिए पैरेलल रेज है, हम मानेंगे इधर जा रही है तो इसकी रेज इधर मिलेंगी, इसका फोकस अपोजिट साइड होगा और फोकल लेंथ होगा P से F तक का। ठीक है, अब देखिए कुछ रूल्स हैं जो रिफ्लेक्शंस के जरूरी हैं समझने। सबसे पहले पैरेलल रेज जो भी जाएगी, पैरेलल रेज मतलब किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे कटेंगी, दैट इज फोकस। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे जाएंगी, वो है फोकस। क्लियर है बात? देखिए है ना, अब अगर फोकस से कोई लाइट जाएगी तो वो पैरेलल चली जाएगी। देखिए उल्टा हो रहा है, पैरेलल रेज कटने आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही है, अगर कोई रेज फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, उल्टी की तरह काम करेगी। यहां भी देखिए सेम चीज। आ गई बात समझ में? अब सेंटर से जो लाइट जाती है वो वापस सेंटर से ही वापस आ जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी मिरर हो। क्लियर हो गई बात? अब पोल से जो लाइट कटेगी वो इस तरह से जाएगी, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये कुछ रूल्स हैं ताकि हम इसकी इमेज बनाएं तो अच्छे से समझ सकें। अब देखिए कौन कौन से प्लेस पर हम मिरर में, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। सबसे पहला इंफिनिटी, बहुत दूर पे रखते हैं, इतनी दूर के जहां से ऑब्जेक्ट काफी बड़ा हो तभी नजर आए। फिर C से पीछे रखते हैं, C पे रखते हैं, C और F के बीच में रखते हैं। पोजीशंस क्या होंगी, देखिए ये मिरर है, ये आपका C, ये आपका F, ये आपका पोल। सबसे पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड C, फिर C, फिर C और F, फिर F, फिर F और P। ये इतने पोजीशन, 6 पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर देखना है कि इमेज कहां बन रहा है। आई बात समझ में? चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कहां कहां पर इमेज बन सकता है। तो सबसे पहले अगर इंफिनिटी पे रखते हैं, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा फोकस पे। कहां बनेगा, फॉर्म्ड एट F, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है और रियल इमेज बनती है, क्योंकि लाइट जहां पर लाइट की रेज एक्चुअली मीट करती है उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, रियल इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, जो कि पॉइंट साइज आप मान सकते हो। क्लियर हो गई बात? दूसरा पोजीशन जो मैंने बताया था वो क्या था, बियॉन्ड C से जस्ट पीछे। तो जैसे जैसे हम मिरर के करीब जाएंगे ऑब्जेक्ट पीछे भागेगा। इंफिनिटी पे था, अब करीब आया तो इमेज पहले फोकस पे था तो फोकस से पीछे जाएगा।
हम मिरर के नजदीक आएंगे, इमेज पीछे भागेगा। हम पहले इन्फिनिटी पे थे, इमेज फोकस पे, अब हम थोड़ा करीब आए सी के पास तो इमेज फोकस से पीछे आ जाएगा। तो सी से पीछे हैं हम, तो इमेज बनेगा कहां? बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। देख सकते हैं फोकस और सेंटर पे के दरमियान इमेज बनेगी और छोटी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम बढ़े और सी पे पहुंच गए, इमेज भी पीछे पहुंचेगा, सी पे ही आ गया वो। जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा इमेज भी सी पे ही बनेगा। सेम पोजीशन, सेम हाइट, हाइट भी सेम रहेगी। आगे बात समझ में? देख सकते हैं कैसे बन रहा है। लाइट यहाँ पैरेलल गई, बैक आई, फिर यहां से सेंटर फोकस से गई, ऐसे आई, मिली यहां पर, इमेज बन गया। ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। कैसा इमेज बन रहा है? रियल और इन्वर्टेड, सी पे बन रहा है, सेम साइज बन रहा है। उसके बाद जब अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा देते हैं, एफ और सी के बीच में चला गया तो इमेज और पीछे जाएगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी जब है तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी मैग्निफाइड, मतलब बड़ा, मैग्निफाइड मतलब बड़ा इमेज। और आगे बढ़े, फोकस पे पहुंच गया, तो फोकस पे जब पहुंचते तो लाइट कैसी हो जाती है? पैरेलल। आपने देखा था ना, पैरेलल रेज पैरेलल बन रही है, मतलब बहुत दूर बना, इन्फिनिटी पे इमेज जाएगी, मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो देखिए रियल इन्वर्टेड, इन्फिनिटी पे, हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फोकस और पोल के बीच में आ गया तो इमेज बिहाइंड द मिरर, पीछे चला जाएगा, लेकिन रियल नहीं होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, लेकिन बड़ा बनेगा। एफ एंड पी के बीच में तो इमेज बनेगा पीछे, बड़ा बनेगा, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ये 6 अलग अलग पोजीशंस हैं लाइट, मतलब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की, जिसमें इमेज अलग अलग बनते हैं। ये पोजीशन आप देख सकते हैं, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बना? फोकस पे। हाईली डिमिनिश्ड कौन साइज? रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बियॉन्ड सी जब था तो सी और एफ के बीच में आया, छोटा हुआ इमेज, ज्यादा पॉइंट साइज तो नहीं, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन रियल इन्वर्टेड ही बनेगा। सी पे था तो सी पे बना, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। सी और एफ के बीच में आया, बियॉन्ड सी बनेगा, लार्ज बनेगा, रियल इन्वर्टेड। एफ पे आया, इन्फिनिटी बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड। बिटवीन पी एंड एफ आया, मिरर के पीछे चला जाएगा, लार्ज बनेगा, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट। यूज क्या है कॉनकेव मिरर का? दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है, टॉर्च और सर्च लाइट में होता है, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, फर्नेस, सोलर फर्नेस वगैरह में यूज होता है उसका। ये देख सकते हैं, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए, अब कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेज बनती है, एक तो इन्फिनिटी पे अगर होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, दूसरा करीब लेके आएंगे तो एफ और पी के बीच में बनेगा। यही 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको आप कॉनकेव का उल्टा समझ सकते हैं। कॉनकेव का पहला वाला इन्फिनिटी पे था, फोकस पे, सेम है। लास्ट वाला उसका फोकस और पोल पे था, तो बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ उल्टा मान लो, ये इमेज उल्टा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज यहाँ बन रहा है। सिंपल है याद करना। दोनों ही छोटे बनेंगे, बड़ा कोई नहीं, वो ज्यादा छोटा होगा, ये थोड़ा कम छोटा होगा। कॉन्वेक्स मिरर का यूज इस तरह से यूज किया जाता है, कहीं कहीं पर साइड्स में रखे होते हैं ताकि दूर से देखा जा सके कारवार को, और रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। अब कार्टेशियन साइन इंपॉर्टेंट है कि आप जब मिरर से कोई भी चीज को लेते हैं तो अगर लेफ्ट साइड लेंगे तो निगेटिव, राइट साइड लेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे लेंगे तो नेगेटिव। आप इसको नंबर लाइन समझ लीजिए। नंबर लाइन से क्या करते थे आप? इधर जाते थे नेगेटिव, इधर जाते थे पॉजिटिव, ऊपर जाते थे जो कोऑर्डिनेट्स में तो पॉजिटिव, नीचे जाते थे तो नेगेटिव। यही हो रहा है, जो भी चीज लेफ्ट टू द मिरर या लेंस भी अगर आता है आगे तो नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सीधा सीधा अपने आप को मिरर मान लीजिए, मिरर राइट लेफ्ट, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, इस हिसाब से ऐसे राइट लेफ्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है, मिरर का लेफ्ट है नेगेटिव, राइट पॉजिटिव।
ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। फॉर्मूला इसका होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैक्सिमम केस में लेफ्ट साइड रखा जाता है तो नेगेटिव लेंगे दोनों ही मिरर में, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट अगर मिरर ये है इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नेगेटिव। अब अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकती है, इसमें कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा राइट साइड बनेगी, ठीक है। एफ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव लेना है हमें, कॉनकेव मिरर का नेगेटिव लेना। देख सकते हो तुम लोग, ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ इधर होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ इधर होगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। सिंपल है याद करना, याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में कितना बड़ा दिख रहा है, तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमने मिरर में रखा, ऊपर रखते हैं चीजों को, नीचे बन रही है इमेज, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव ले सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब इमेज बड़ा है, इमेज बड़ा है, बड़ा दिख रहा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, और मैग्निफिकेशन 1 है इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कब होगा, जब सेंटर पे होगा कॉनकेव मिरर में, जो बता रहा मैंने ना। चलिए ये आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है याद करना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर m पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, m पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और नेगेटिव रहा तो रियल और इन्वर्टेड, सिंपल। अब हमारा अगला फिनोमिनन है रिफ्रैक्शन। शीशा आप देखते हो, आईना नहीं, आईना देखते हो तो उसमें लाइट पार नहीं होती, शीशा नॉर्मल देखते हो लाइट पार हो जाती है, लाइट पार आर पार देख सकते हैं। वहां पर कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पोजीशन चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है, इसी फिनोमिनन का नाम है रिफ्रैक्शन। तो जब रेयर मीडियम से यानी कि हल्के से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। यही इसका लॉ है रिफ्रैक्शन में। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस फिनोमेनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जब भी जाती है तो वो अपना पोजीशन चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। यही फिनोमेनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसके कुछ लॉज हैं। पहला लॉ कि अब मैं जैसे बताता हूं आपको, यहां पर लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे मुड़ गई, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये कहलाता है नॉर्मल, एक ही प्लेन पे लाई करेगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। हम इसका वाला रिफ्रैक्टेड नहीं ले सकते, जिस प्लेन पे है उसी प्लेन का रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट दोनों देखेंगे हम। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मत समझिएगा, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट किया हुआ, ये रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ लिखा होगा एंगल ऑफ, ये देखिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रखिए। तो इसके दो लॉज है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे लाया करता है। दूसरा साइन आई, साइन थीटा, साइन थीटा आप लोग मैथ के स्टूडेंट है, टेक्नोमेट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मटेरियल का एक खास वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो बताता है कि लाइट कितना बेंड करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो हर मटेरियल के हिसाब से वो अलग अलग होता है। जैसे अगर ग्लास में जाएगी तो ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ हो जा रही है, तो कितना रिफ्रैक्शन से लाइट की स्पीड को चेंज कर रहा है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके रेशियो से हम निकालेंगे, बताएंगे अभी फॉर्मूला। ये आप देख सकते हैं, लाइट गुजरी यहां से यहां तक गई तो लाइट अपना पोजीशन बेंड कर रही है, उससे यहां से यहां गई, यहां भी पोजीशन बेंड कर रही है, दोनों ही केस में रिफ्रैक्शन। लेकिन रेयरर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट जाएगी, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब लाइट को अगर देखा जाए तो दोनों पैरेलल होंगी, जो लाइट निकल रही होगी पैरेलल होगी,
ठीक है। अब आप इसको चाहे तो घर में भी आजमा सकते हैं। एक ग्लास में एक कॉइन रख लें और आप इसको ऑब्जर्व करें। देखना यहां पर जैसे ही कॉइन दिखना बंद हो जाए आप यहां पर पानी डालें। पानी जब आप डालेंगे तो लाइट जो ये ऐसे मुड़ रही होगी तो ये आपको सिक्का यहां दिखेगा। सिक्के ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया होगा, फिर भी आपको दिखने लगेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन, जो लाइट इस पे ऐसे पड़ रही है वो यहां मुड़ जा रही है, तो वो आपको सिक्का यहां दिख रहा है। घर में आजमा के देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन का सबसे आसान और इजी एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हैं घर पे। करें और बताएं हमें भी कि क्या होता है आगे। अब देखिए आते हैं हमारे, जो मैं बता रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि वैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले सकते हैं हम, एक मीडियम 1 मीडियम 2। मान लीजिए लाइट एयर से या वैक्यूम से ग्लास में गई, तो एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो लाइट की स्पीड में क्या चेंज आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से स्पीड लाइट की हो जाती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का चेंजेस आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताता है कि लाइट की स्पीड में क्या चेंज आया है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने में। अब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। आप लोग हर बॉडी में देखेंगे कि लाइट की स्पीड में क्या चेंज आया, निकालें, देखिए कितना कितना फ्रैक्शन से, क्या 1.5 है, 1.52 है, 1.53 है, जरा जरा से स्पीड चेंज हो जा रही है। कितनी चेंज होगी आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे कम जो लाइट की स्पीड होगी वो होगी डायमंड में, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, वो लाइट को सबसे ज्यादा बेंड करेगा, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी डायमंड में। अब देखिए रिफ्रैक्शन जो होगा ऑब्वियसली बात है ट्रांसपेरेंट बॉडी में होगा। तो हम क्या करते हैं, दो ग्लास को लेते हैं। एक कैसा ग्लास है, ये कैसा दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। दोनों को मिलाया तो ये एक ऐसा सरफेस बन गया। इस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब इसी सरफेस को उलट दो, इसको आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, ये सरफेस कहलाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब जैसे कि एक सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ होगा, उस तरह से इस वाले सरफेस का भी होगा। जब दोनों को मैं मिला रहा हूं तो इसका सेंटर इधर लाया करेगा, इसका सेंटर इधर लाया करेगा, इसके फोकस इधर लाया करेंगे, इसके फोकस इधर लाया करेंगे। तो इस तरह से लेंस के दो फोकस और दो सेंटर होते हैं। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरह से देखेंगे, F1 C1, F2 C2, या इसको 2F2 भी कह सकते हैं, कई जगह 2F2 भी लिखा रहता है। देखिए है ना, ये बना हुआ है सारी चीजें। ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां क्या होगा, ये बीच वाली लाइन, सेम। ठीक है। फोकस वो पॉइंट, अब इसमें भी वही लॉ फॉलो हो रहा है, पैरेलल जो भी रेज होंगी वो कटने के बाद एक ही पॉइंट से जाएंगी, दैट इज फोकस। दोनों ही केस में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस में पार करके आ रहा है और कॉनकेव लेंस में इधर ही आ रहा है। इजी है समझना। वही कह रहा है जो बात मैंने कही। देखिए पैरेलल है तो फोकस पे जा रहा है, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, सीधी सी बात। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा चला जाएगा। यही रूल्स इसमें भी फॉलो हो रहे हैं जो मिरर से मिलते जुलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी इमेज बनेगी फोकस पे।
जैसा कि हम देख रहे थे किसमें, कॉनकेव मिरर के केस में, लेकिन यहां फोकस सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड वाला फोकस होगा। उसी तरीके से थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ जाऊं और इसको प्लेस कर दूं बिटवीन बियॉन्ड 2f1, जिसको बियॉन्ड C1 भी कह सकते हैं, इमेज जो अब आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा और इमेज आपका बनेगा बियॉन्ड बिटवीन F2 एंड 2f2। पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये मैं बना के दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये कुछ ऐसे जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो बियॉन्ड C1 रखेंगे तो बिटवीन F2 एंड 2f2 बनेगा। इसको हम दोबारा भी बना सकते हैं, थोड़ा आसान सा बना लीजिए। अगर बियॉन्ड C1 है तो बिटवीन F2 एंड 2f2 इमेज बनेगी, यानी बिटवीन F2 एंड C2 इमेज बनेगी। और अगर और आगे प्लेस कर देंगे 2f1 पे, तो जैसा वहां C1 पे C बनता था, तो यहां भी यही होगा, 2f2 बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो क्या क्या पोजीशन है दिमाग में आ रही है बात। उसके बाद अगर F1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो इमेज 2f2 के पीछे चला जाएगा। यही हमारे पोजीशंस होंगे सारे के सारे। आप देख सकते हैं बिटवीन एफ एंड लेंस, फोकस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलग अलग है, अलग अलग बन रहा है। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे है, बियॉन्ड 2f1 है तो बिटवीन f1 2f है, एट 2f1 है तो 2f पे बन रहा है, बिटवीन f एंड 2f है तो बियॉन्ड 2f बन रहा है, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो सेम साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकस और 2f2 के बीच में है तो 2f2 के इधर बन रहा है। ये सारे फॉर्मेशंस होंगे। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगा, जैसे कि उसमें था कॉन्वेक्स मिरर में। इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इधर ही बनेगा, एफ और ओ के बीच में। बड़ा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, मिलता जुलता है, याद करना भी आसान है। साइन कन्वेंशन वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने बताया था। अगर लेंस है, इधर लेंगे तो निगेटिव, इधर लेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, हाइट वाइट लेते हैं तो नीचे लेंगे तो नेगेटिव, सेम, ठीक है। फॉर्मूला वहां पर प्लस था, यहां माइनस है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन h हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन वहां पर मैग्निफिकेशन में v के केस में माइनस था, यहां नॉर्मल है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। हाँ याद रहे, फोकल लेंथ जो लेंगे हम कॉन्वेक्स में यहां भी पॉजिटिव ही लेंगे और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस, u जो होगा वो नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होगा। फिर आता है पावर ऑफ द लेंस, कितना पावर है लेंस के अंदर, कितना ज्यादा वो मैग्नीफाई कर सकता है, बड़ा या छोटा दिखा सकता है, वो डिफाइंड होगा रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। लेकिन यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया कि 25 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है तो पावर कितना होगा, तो पावर को हम 1/25 नहीं लिखेंगे, 25 को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 25/100 दैट इज 4 डायोप्टर। तो अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव होगा तो निगेटिव। इजी है निकालना। हाँ तो बच्चों हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है लाइट चैप्टर का। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हो, आप हमारे चैनल पे जाएं और कमेंट करें ताकि हम उसको और इलेबरेट कर सकें। वैसे इजी है चैप्टर समझना, बहुत आसान है, हमने बहुत क्लियरली आपको सारी चीजें समझा दी हैं। आप बार बार देख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय।